नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। राहुल गांधी का इल्हान उमर से मिलना क्या गुनाह है। दूसरा, आपको विनेश फोगाट के रास्ते का रोड़ा बनने से क्या मिलेगा। तीसरा, 70 साल वालों को स्वास्थ्य बीमा क्या आंखों में धूल झोंकना है। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। चैनल की मेंबरशिप से हर महीने आप एक आर्थिक सहयोग के रूप में हमें एक छोटी रकम देते हैं। अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मैं ये भी अपील करता हूं और पहले भी किया हूं कि आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है, क्योंकि आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, राहुल गांधी का इल्हान उमर से मिलना क्या गुनाह है। राहुल गांधी अपने अमेरिका प्रवास के दौरान उन्होंने वॉशिंगटन में अमेरिकी सांसदों से भेंट की, उनसे मुलाकात की और उन सांसदों में एक सांसद इल्हान उमर भी थी। इनसे मुलाकात को लेकर यहाँ पे बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बीजेपी ने बवाल काटा हुआ है। हल्ला गुल्ला, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही क्या कर रहे हैं, भारत को बेचने का काम कर रहे हैं, भारत को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे आगे इसका नेतृत्व कर रहे हैं उसमें अमित शाह साहब हैं, उन्होंने खूब लंबे लंबे ट्वीट लिखे इसको। राजनाथ सिंह साहब हैं, उन्होंने खूब इस पर वो आ गए। किरण रिजिजू, भाई इनका तो ये काम ही है, ये भी इस पर लग गए। पीयूष गोयल, और मैं छोट भाई ये उनके यहाँ के अमित मालविया और निशिकांत दुबे तो हैं ही, और बाकी पूरी ट्रोल आर्मी इसमें लग गई कि राहुल गांधी ने कितना बड़ा अपराध किया है इल्हान उमर से मिलने। पहले तो समझ लीजिए कौन है इल्हान उमर। इल्हान उमर मूल रूप से सोमालिया की रहने वाली थी, वहीं उनका जन्म हुआ था। अब अमेरिका आ गई और मिनेसोटा से स्टेट है, वहाँ से वो सांसद हैं, अमेरिकी सांसद की निर्वाचित सांसद हैं। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान वो पाकिस्तान सरकार के न्योते पे वो पाकिस्तान गई, और पाकिस्तानी नहीं गई, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी गई, जो पाक अधिकृत कश्मीर है। और उस पर हमारी कड़ी आपत्ति होती है। जैसे पाकिस्तान के जो अमेरिका के राजदूत थे पहले, वो भी जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर गए थे तो हमने उसमें भी अपनी आपत्ति दर्ज की थी, और वो एक बार नहीं 2-2 बार गए। और जब कहा गया तो उन्होंने कहा भाई ये तो उनका मामला है, कुछ इस तरह की बात हुई थी। दूसरा ये भी समझ लीजिए कि ये जो इल्हान उमर हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी कमला हैरिस जिसकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। और इल्हान उमर का एक भारत विरोधी रुख बिल्कुल स्पष्ट है, और वो पाकिस्तान के पक्ष में लगातार बयान देती रहती हैं। ये सब जगह पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब 2 मुद्दे हैं। राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात क्यों की, और दूसरा बीजेपी का पास रिकॉर्ड इस मामले में क्या है। दोनों चीज़ों की बातचीत होनी चाहिए। तो पहली चीज़ यह है कि राहुल गांधी ने इल्हान उमर से कोई 1-on-1 मतलब अकेले के उनसे करके वो आ रही हैं और अकेले मिलकर कुछ वार्ता कर रहे हैं और क्लोज डोर मीटिंग हो रही है, इस तरह की कोई बात नहीं। राहुल गांधी एक सांसदों के डेलीगेशन से, एक प्रतिनिधि मंडल से मिल रहे थे जो अमेरिका के सांसद हैं, और उसमें इल्हान उमर भी थी। तो इसलिए कोई अकेले नहीं मिल रहे थे। तो पहली चीज़, कोई 1-on-1 नहीं हुई। और क्या उस डेलीगेशन में राहुल गांधी, मतलब जब 10 लोग और थे तो ये भी थे उसमें। दूसरा, क्या इस मीटिंग में कोई भारत विरोधी बात हुई, ये भी जानना आवश्यक है। क्या कोई भारत विरोधी बात हुई, क्या कोई ऐसी बात हुई जिस पे भारत को एतराज़ होना चाहिए और उन्होंने कुछ ऐसी बात उठाई जो राहुल गांधी चुप रहे या उसका जवाब नहीं दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। अब जरा दूसरी नज़र कर लें कि अब बात बीजेपी की कर लें। और मैं बीजेपी की ये, चूँकि अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, सब लोग बोल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जो इनके शीर्ष नेतृत्व हैं मोदी जी, मैं उनका कुछ एक थोड़ा कर दूं जिससे आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाए कि ये अमेरिका कैसे काम करता है, मोदी जी को कहाँ मानता है और क्या मानता है। मैं अमेरिकन आर्काइव से एक आपको
लगा रहा हूं लेख उनके आर्काइव का है, जिसमें मोदी जी का 2005 में डिप्लोमेटिक वीसा यूएस गवर्नमेंट ने डिनाई किया था। उन्होंने कहा था इनको हम डिप्लोमेटिक वीसा नहीं देंगे। चीफ मिनिस्टर थे, डिप्लोमेटिक वीसा के मतलब हकदार थे, क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके घूमते हैं। लेकिन उन्होंने उस डिप्लोमेटिक वीसा को डिनाई किया था। वो सारा दस्तावेज है, साथ में मैं लगा दे रहा हूँ, आप आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। और साथ में केवल वही नहीं डिनाई किया, साथ में उनका टूरिस्ट और जो बिजनेस वीसा जो ऑलरेडी था उनका लगा हुआ, पहले भी अमेरिका जाकर उसको रिवोक कर दिया। पहले अमेरिका गए थे जब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, उससे पहले वो जा चुके थे, उनको अच्छा लगता है अमेरिका जाना, उसको उन्होंने रिवोक कर दिया था। अब उस समय 2005 में भारत मतलब केंद्र में भारत में जो केंद्र सरकार थी वो कांग्रेस की थी। उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय था, ये उसमें उस दस्तावेज के हवाले से बोल रहा हूँ, उस विदेश मंत्रालय की रिक्वेस्ट पर उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसने इसका रिव्यू किया और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया था टू रिव्यू रिवोकिंग ऑफ टूरिस्ट एंड बिजनेस वीसा। अब भैया ठीक है, डिप्लोमेटिक जो उनका टूरिस्ट और बिजनेस वीसा ऑलरेडी था उसको क्यों रिवोक कर दिया, उसके लिए जरा उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उसको फिर से आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। उसमें उस दस्तावेज में आप खुद पढ़ लीजिए, उस दस्तावेज में साफ लिखा हुआ है कि रिव्यू की कार्रवाई की गई और उनका ये जो टूरिस्ट वीसा और वो भी रिवोक रहेगा, हम उनको उसको कैंसिल कर दिए हैं। और इस दस्तावेज में और बिल्कुल स्पष्ट है, ये गोधरा के दंगों के कारण ये इनको परमिशन, इनका वीसा, डिप्लोमेटिक वीसा डिनाई हुआ और जो इनके पास वीसा था वो रिवोक हुआ। और जो कोट अनकोट है उसमें भी पढ़ लीजिएगा, मैं अलग से उसको पढ़ दे रहा हूं मोदी जी के लिए। वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर और डायरेक्टली कैरिड आउट एट एनी टाइम पर्टिकुलरली सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। इस आरोप के तहत इनका ये वीसा डिनाई भी हुआ और रिवोक भी हुआ। अब फिर मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब प्राइम मिनिस्टर बनने पर ही उनको वीसा मिल पाया था, उसके पहले उनको ये वीसा नहीं मिल रहा था। प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब तक जो विदेश यात्रा मोदी जी कई जगह गए हैं, बहुत से देश में गए हैं, ब्रुनाई गए हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा 8 बार अमेरिका गए हैं। जिस देश ने आपके साथ ये ट्रीटमेंट किया था, जिसने आपकी नीति के चलते आपके को ना केवल डिप्लोमेटिक वीसा डिनाई किया था बल्कि आपके जो वीसा थे उसको कैंसिल कर दिया था, आप वहाँ सबसे ज़्यादा 8 बार गए हैं विदेश। 8 के बाद 7 बार ये गए हैं फ्रांस, जापान और यूएई। दुबई क्यों 7 बार गए हैं? ये दुबई क्या देश है, मतलब समझ में नहीं आता। दुबई से कौन सी हम लोग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या कौन सा आ रहे हैं? दुबई भी इतना जाना कुछ अजीब सा है। इसको जो जानकार लोग हैं वो इस पर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। अब क्या है कि मोदी जी की इच्छा भी रहती है अमेरिका जाना, इच्छा भी है और बाध्यता भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि देश के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बाध्यता भी है कि अमेरिका तो उसको जाना ही पड़ेगा। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये एक जो मोदी जी के, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, उस राज में क्या काम किया गया जिससे अमेरिका का हमें झेलना पड़ा। जनवरी 2021 से मार्च 2023 तक भारत में अमेरिका का कोई रेगुलर राजदूत नहीं था। देयर वाज नो एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम जनवरी 2021 टू मार्च 2023। और क्यों नहीं था? क्योंकि जनवरी 2021 में जो बाइडेन साहब प्रेसिडेंट बनते हैं और उसके पहले मोदी जी अमेरिका में जाके अब की बार ट्रंप सरकार करके ट्रंप जी का चुनाव प्रचार किए थे। तो उसके एवज में इंडिया को क्या भुगतना पड़ा, और मैं अभी उस टाइम नहीं है और मैंने इससे पे बहुत से एपिसोड किए हुए हैं। इंडिया के पास रेगुलर राजदूत नहीं था अमेरिका का। वो प्रेसिडेंट बन गए जब जनवरी 2021 में, उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। अगल बगल के सारे जो हमारे देश हैं, चाइना के पास रेगुलर एम्बेसडर रहा, पाकिस्तान के पास रेगुलर रहा, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल तक के पास रेगुलर एम्बेसडर था, पर हमारे यहाँ उन्होंने राजदूत अपना नहीं रखा था 2 साल से ज़्यादा तक।
उस समय कुछ लोग इसमें दलील देते हैं कि भाई वो परमिशन असल में सेनेट और कांग्रेस का था और इसलिए परमिशन नहीं मिली। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल में 2 अक्टूबर 2022 को रैंडी बेरी जो थे वो नेपाल में यूएस के राजदूत थे, उनका कार्यकाल खत्म हुआ, वो वहाँ से निकले 2 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर 2022 को नए राजदूत डीन आर थॉम्सन ने चार्ज ले लिया था। मतलब उस दौरान भी एक जब राजदूत गया तो दूसरा राजदूत आ गया था, लेकिन भारत में नहीं आया था, तो भारत में सब चल रहा था। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इस तरह के काम करते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार, तो उसका प्राइस इस देश को देना पड़ता है। दिस कंट्री हैज़ टू पे दैट प्राइस। राजदूत के नहीं होने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, ये किसी और दिन। दूसरा, मैं मोदी जी का एक और चीज़ इसलिए बता दूं कि मोदी जी जो ये कहता है ना कि ये देखिए ये पाकिस्तान, निशिकांत दुबे या किसी का आया है कि ये वो महिला है जो इमरान खान के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई थी। भाई साहब, हमारे देश का वो प्रधानमंत्री है जो बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर गए थे। जब वो पाकिस्तान में लैंड किए थे तो पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर से वो नवाज शरीफ के घर गए, उनकी अम्मा के पैर छुए, उनकी अम्मा के लिए तोहफा लेके गए, अम्मा को ये सब काम किए। तब किसने फ़ोटो किसके साथ कहाँ खिंचाई थी? मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, याद दिला दे रहा हूँ, ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने भारत की धरती पे पहली बार ISI आके हमारे यहाँ जांच किया था पठानकोट में। ऐसा आज तक नहीं हुआ था। उनकी खुफिया एजेंसी को हमने अलाउ किया था यहाँ आने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो गंभीर बात है कि अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को देशद्रोही कह के आप और एक्सपोज होते हैं। अमित शाह कसम खा रहे हैं कि अमित शाह आज कह रहे हैं कि भाई चाहे कुछ हो जाए, ये जो कांग्रेस है ये आरक्षण हटाना चाहती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के साथ खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे जब तक हमें। साहब, आप कुछ कहते रहिए, लोगों को शक तो आपके ऊपर ही रहता है। 2024 का इलेक्शन उसका रिजल्ट है। संविधान बदलने की बात कौन कर रहा था और उसका इस देश की जनता ने उसका किस तरह से उसका जवाब दिया, वो आपको याद रखना चाहिए। चलते चलते सिर्फ ये कि राहुल गांधी अगर किसी से मिले हैं तो उससे क्या देश का नुकसान हुआ है, ये अब आप फैसला करिएगा। अब दूसरी बात, आप विनेश फोगाट के रास्ते का रोड़ा बनने से क्या मिलेगा आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो एक गठबंधन की बात थी, इंडिया गठबंधन की, वो नहीं हुआ। सीटों को लेकर शायद फाइनल रजामंदी नहीं हुई। अब आम आदमी पार्टी ने अपने अभी तक जो आज सुबह तक की बात है 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और उसमें अरविंद केजरीवाल साहब भी स्टार कैंपेनर के रूप में उनका नाम भी है। आरोप ये है, आज मेरे साथ कुछ लोग, प्रोफेसर अखिल स्वामी ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनके साथ कार्यक्रम था, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि ये सिर्फ ये जो कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हो पाया है वो बीजेपी के इशारे पर हुआ है। और जो अब लगता है, अगर आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ा नहीं गया था तब तक। दूसरा, अब ऐसी उम्मीद है कि कल अरविंद केजरीवाल को छूटने की संभावना बन रही है। और एक चीज यह है कि अगर अभी जब इंश्योर हो गया है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ेंगे तो शायद उनको कल छोड़ भी दिया जाए। लेकिन इन सबके बीच, ये तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की बात हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, एक सबसे चौंकाने वाला नाम है जो आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल जी को जलाना से आम आदमी प्रत्याशी के रूप में विनेश फोगाट के सामने उतारा है। ये WWF की पहलवान रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विनेश फोगाट इस समय देश की एक इमोशनल इशू है, थोड़ा प्राइड भी है और वो बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती हैं। वो इस देश का सम्मान रिप्रेजेंट करती हैं, इस देश के खेल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी उसकी सिंबल हैं। वो महिला उत्पीड़न की सिंबल हैं, जिस तरह से उनको घसीट के, याद है सबको, जंतर मंतर पे उनको किस तरह से दिल्ली पुलिस ने घसीटा था, वो सब याद है। ऐसे में आप अगर उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं उतारते तो
और समर्थन करते हैं तो आपको भी कुछ सहानुभूति मिलती है। लोग कहते हैं नहीं देखिए ये बहुत अच्छा काम आम आदमी पार्टी है, लेकिन अगर आप किसी के इशारे पे जैसा आरोप लग रहा है, अगर कविता दलाल जी को वहाँ उतार रहे हैं तो आपका इससे काफ़ी नुकसान रहेगा। क्योंकि आप किसान के आंदोलन के समय भी, अब एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि आपने किसान आंदोलन के समय कोई ऐसा काम नहीं किया था। नुकसान क्या क्या हो रहा है वो जरा मैं सिलसिलेवार बता दूं। सबसे बड़ा तो है कि विनेश फोगाट के अगेंस्ट खड़े नजर आएंगे आप उन सिर्फ विनेश फोगाट नहीं, उन सारी चीज़ों के लिए जिसको रिप्रेजेंट करती हैं विनेश फोगाट, उन सबके अगेंस्ट खड़े नजर आएंगे। दूसरा, आप बीजेपी की मदद करते नजर आ रहे हैं। तीसरा, 2019 में आपने 46 उम्मीदवार लड़ाए थे, 46। कुल वोट आपको मिला था 59,839 और कुल वोट पड़ा था, टोटल वोटर नहीं बोल रहे हैं, जो वोट पड़ा था 1,24,54,505 में आपको केवल 59,000 वोट मिले थे। अब दिक्कत क्या है कि अगर आप इससे कम और इसी तरह के 0.5% वोट मिला था, अगर आप इसी तरह के वोट परसेंटेज पाते हैं तो आपकी हैसियत भी कम होगी, आम आदमी पार्टी का दबदबा भी कम होगा, ऐसी मेरी निश्चित मान्यता है। तो आप ये क्यों कर रहे हैं, किसी के इशारे पर कर रहे हैं, किसी के दबाव में कर रहे हैं, तो अलग बात है। अब आखिरी बात कर लूँ, 70 साल वालों को स्वास्थ्य बीमा क्या आंखों में धूल झोंकना है? आज सुबह जब पेपर उठाया गया तो खबर आई कि भाई 70 साल के ऊपर इस देश के जो लोग हैं वो सब स्वास्थ्य बीमा से कवर्ड हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। पहले से ही आयुष्मान कार्ड था, आयुष्मान योजना चल रही थी, जिसमें जो गरीब वर्ग है, जो बीपीएल है और अलग अलग उसकी क्राइटेरिया है, जो एक गरीब तबका है उसको ऑलरेडी ये सुविधा मिल रही थी, चाहे उसकी कोई एज हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 70 साल का, चाहे 80 साल का हो। अब ये 70 साल वाला बिना इनकम के क्राइटेरिया के सबको दे दिया गया है। 5 लाख का क्लेम है। अब ऑलरेडी गरीब व्यक्तियों के साथ, अब जरा 1-2 चीज़ें मैं आपको मूल बात पे आने से पहले 2021 का मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। भारत में 1000 व्यक्ति के पीछे 0.6 बेड हैं, मतलब पूरी एक बेड भी नहीं है, 0.6 बेड है 1000 व्यक्तियों के पीछे। जबकि WHO का रिकमेंडेशन है कि कम से कम 3 बेड होनी चाहिए। तो भारत को कुछ 2.5-3 मिलियन बेड और चाहिए इस तक पहुंचने के लिए। एक आंकड़ा और दे दूं, जो डॉक्टर्स हैं और सारे तरह के आप डॉक्टर्स मिला लीजिए, जो आयुष सब वर्ल्ड वाइड दुनिया में सारे देश, सबसे गरीब देश से लेके जहाँ पे कुछ नहीं है, सब देशों को मिला के, एशिया अफ्रीका के सबसे गरीब देश, वर्ल्ड वाइड 17 डॉक्टर पर 10,000 के ऊपर हैं, 17 डॉक्टर्स पर 10,000। इंडिया में 1991 में 12 डॉक्टर पर 10,000 थे। अब 2021 में ये गिर के 7.3 हो गए। इंडिया में वो गिर गया है, जितने डॉक्टर्स थे वो गिर गए हैं पर एवरेज से। मैं सिर्फ यूएसए का एक और बता दूं, यूएसए में 1995 में 24 डॉक्टर पर 10,000 थे, अब वो बढ़ के 36 हो गए 2021 में। 2021 के आंकड़े हैं। बांग्लादेश में 2001 में 4.2 थे, हमारे यहाँ जब उस समय 12 था तो 13-14 जो भी रहा हो, अब वहाँ 4.2 से 6.7 हुए हैं। हमने पिछले करीब 30-33 वर्षों में 12 से 7.3 पे आ गए हैं। एक छोटा आंकड़ा और दे रहा हूँ जिससे चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। वो एक छोटा आंकड़ा ये है कि हमारी जो टोटल जीडीपी है उसका कितने प्रतिशत हम इस पर खर्च करते हैं। मैं एक छोटा ये विकिपीडिया का वो है, उस पर लगा दे रहा हूँ। 38 देश हैं, उसमें इंडिया का नाम ऊपर वाली लिस्ट में नहीं है, जहाँ पे आप देखेंगे कि वो पिछले 30-40-50 साल का आंकड़ा दे रहे हैं। हर जगह हर उसमें आप देख रहे हैं दशक में जीडीपी का जो प्रतिशत एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ है, जो आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य पे, वो बढ़ता जा रहा है। मतलब वो कहीं शुरू हुआ 4 से 6 से 10 11 वो 16 इस तरह से, कहीं कहीं थोड़ा कम भी हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है ये ज़रा आप सुन लें। 2011 में 3.2% था, 2014 में 3.6% था, 2018 में 3.6 से घट के 2.9 हो गया, 2020 में 3 हो गया क्योंकि कोरोना आया था, अगर आपको याद हो,
और अब 2023-24 में वो 1.9% ऑफ जीडीपी है। हम पैसा ही नहीं खर्च करना चाहते हैं और सिर्फ आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जब ना आपके पास डॉक्टर हैं, ना आपके पास बेड्स हैं, ना आपके पास सुविधाएं हैं। आप कहाँ से ये दे देंगे? 5 लाख कर दीजिए, 10 लाख कर दीजिए, 5 करोड़ कर दीजिए। क्योंकि आज जो भी डॉक्टर जाता है, खुद जाके देख लीजिए, जितने आपके जिला अस्पताल थे उस सबको आपने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, वो सब अब पेड हो गए हैं। जो फ्री में गरीब आदमी को, अमीर आदमी को, सबको, केवल फ्री ही नहीं था, द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ होता था, वो आपने उसकी पहुँच से दूर कर दिया है। तो मूल बात ये 5 लाख दे के इधर उधर भरमाने की बात नहीं है। एक इस पर सीरियस होके स्वास्थ्य सेवाएं आपकी प्रायोरिटी में आए। आप पार्लियामेंट बनवाने और बुलेट ट्रेन से पहले स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दीजिए, और उसको ये 1.9 और 2% से निकाल के 10% तक जब नहीं ले जाएंगे, वो 10% ले जाने में भी 10-20 साल 25 साल लगेगा, लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं आएगा तो देश के स्वास्थ्य का हाल बुरा रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।